हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने पीवाईक्यूज के लिए एक डेडिकेटेड सीरीज शुरू की है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उन्हें भी अटेंड कीजिए। आई होप स्वतंत्रता दिवस आप लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं और देश के लिए कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ व्हाइल वर्किंग देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए समझते हैं। पहली बात ये, वाइगोत्स्की बात करते हैं, अपनी थ्योरी सोशियो कल्चर थ्योरी देते हैं, जिनका मानना है कि बच्चे की लर्निंग लैंग्वेज की हेल्प से होती है और वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। तो वो बात करते हैं दो चीजों की, एक है मोर नॉलेजेबल अदर्स, जैसे कि टीचर, पेरेंट्स जो हमसे ज्यादा जानकार है, और दूसरा बात करते हैं स्कैप फोल्डिंग की। स्कैप फोल्डिंग का अर्थ होता है टेम्परेरी सपोर्ट। अब इसको समझने के लिए ऐसे बात करते हैं, वाइगोत्स्की बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, अर्थात जैसे कोई बच्चा ए है जिसकी ग्रोथ सिर्फ इनर सर्कल तक हो सकती है, सर्कल 1 तक, लेकिन उसका पोटेंशियल है सर्कल 2 तक पहुंचने के लिए। तो सर्कल 1 से सर्कल 2 तक पहुंचने के लिए उसे जो टेम्परेरी सपोर्ट की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग, और ये हमें मिलती है मोर नॉलेजेबल अदर्स से। मीन्स जो हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस है, अगर उनका टेम्परेरी सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंच सकते हैं, और इसी को उन्होंने कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब चलिए ऑप्शन पे आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स। सो हमारे ऑप्शन 1 2 दोनों में है मोर नॉलेजेबल अदर्स, 3 4 हमारे एलिमिनेट हो गए, बचे ऑप्शन 2। while working their zone of ZPD, zone of proximal development। अब समझिए, working there within or just outside, so ये क्या है हमारा ZPD, within zone of proximal development, outside नहीं, proximal development के outside नहीं, within proximal development, so हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए देखते हैं, which of the following describes a mastery goal orientation। निम्न से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, बताइए। चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं मास्टरी गोल ओरिएंटेशन है क्या। देखिए दो प्रकार है, एक होता है परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन मींस एक टारगेट है, एक रिवॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और वो अवार्ड आपको मिलता है। जैसे क्लास में टॉप करना, ये क्या परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन है। जैसे कि आप 10th के बोर्ड में टॉप कर रहे हैं, 12th के बोर्ड में टॉप कर रहे हैं, ये क्या है परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन है। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड या स्किल में आप बेस्ट अपना हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिलता, रिवॉर्ड नहीं मिलता, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होता है, ये आपके अंदर से आता है किसी एक पर्टिकुलर स्किल। जैसे म्यूजिशियन है वो सिर्फ म्यूजिक में पूरा फोकस करते हैं, कोई राइटर है वो राइटिंग पे फोकस करता है। ये क्या है मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, जो अपने किसी एक लक्ष्य, किसी एक गोल में अपना 100% एफर्ट देते हैं। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। Focus on achieving a certain level of performance for competing with others। competing with others, ये मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, मास्टरी गोल में आप किसी से compete करते हैं, मीन दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा हम परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन में करते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। फोकस ऑन इंप्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। जब हम अपनी कौशल, अपनी समझ को सुधारेंगे तो उसमें हमें मास्टरी हासिल होगी। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। फोकस ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड, कोई बाह्य पुरस्कार के लिए हाई ग्रेड पाना, ये हमारा क्या परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन है। फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर, पनिशमेंट और फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, ये हमारा क्या पनिशमेंट अवॉइडेंस है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है।
बताइए। देखिए, पहले बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है। इसको जॉन डुई बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, या हम सिंपल भाषा में कहें लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखें, करके सीखें, ये होती है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जब बच्चा खुद से करता है, कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, तो वो क्या करता है, सीखा करता है, उससे स्किल डेवलप होती है, ये होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है, दिमाग में एक चीज आप रखेंगे, चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट दियर ओन नॉलेज, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ टीचर के रोल को लेकर क्या बोलते हैं कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर का काम है सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फैसिलिटेटर की हैसियत, फैसिलिटेटर की तरह वो फंक्शन करेगा। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन द क्लास, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। जैसी बात अथॉरिटेटिव एजुकेशन की आएगी, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत होता है। ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, नहीं। The teacher provides diverse materials for children to experiment and provides scaffolding as and when required. शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रोवाइड करता है, सही बात है, और आवश्यकता पड़ने पर आलम प्रदान करता है, सबसे बेस्ट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब है कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर सामग्री प्रोवाइड करेगा, स्कैफ फोल्डिंग प्रोवाइड करेगा। स्कैफ फोल्डिंग मतलब टेम्परेरी सपोर्ट। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। The teacher is responsible for ensuring strict adherence to curriculum standard. मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना, नहीं। The teacher lets the children learn independently and does not interfere in the learning. Does not interfere नहीं, interfere करना, scaffolding प्रोवाइड करनी है। ये चीज ध्यान रखें, जब भी निगेटिव वर्ड आते हैं वो ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होते हैं, तो आपको पॉजिटिव वर्ड पकड़ना है। स्ट्रिक्ट, रिजिडिटी, ये सब वर्ड आए तो इसका मतलब ऑप्शन गलत है। Asking critical questions such as how much and in what ways are various gender represented in textbooks and media would encourage। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, पहली बात तो जेंडर जो है वो हमारा एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जेंडर हमारा क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, और हमारी सोसाइटी में जेंडर को लेकर स्टीरियोटाइप रिजिडिटी क्रिएट हो गई है। एजुकेशन का पर्पस है जेंडर के स्टीरियोटाइप थिंकिंग को समाप्त करना, खत्म करना। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि क्रिटिकल क्वेश्चन है, उससे क्या होता है, स्टीरियोटाइप कम होता है, डिस्करेज होता है, रिड्यूस होता है, और एक न्यूट्रलिटी इंकरेज होती है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, सबसे पहला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ये क्या कर रहा है, सवाल उठा रहा है कि टेक्स्ट बुक में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व किया गया है, किस तरीके से किया गया और कितना है, क्यों मेल का रोल ज्यादा है, फीमेल का कम है, या क्यों फीमेल को यहाँ नहीं जगह मिली, सिर्फ मेल को मिली। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप थिंकिंग को ब्रेक करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी, नहीं, जेंडर स्थिरता को मजबूत नहीं करना, याद रखना। स्थिरता मतलब जो जैसी स्थिति उसको वैसे ही रखना, हमें इसे मजबूत नहीं करना है। रीइंफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान को मजबूत करना, नहीं। जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना, नहीं, हतोत्साहित नहीं, एनकरेज करना है जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को, हमें एनकरेज करना है, ध्यान दीजिएगा। According to Jean Piaget, the ability to use symbols for symbol such as letting the letter X stand for an unknown numeral develops during and enables the children to learn। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है, बताइए। चलिए उससे पहले बात करते हैं, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 स्टेजेस की बात की है, जिसे याद रखेंगे SPCF, अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस हैं। जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और 11 से फिर 3 एज से जो कि शुरू होता है लगभग आपका फॉर्मल ऑपरेशन। ये हमारे क्या है, स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो इन स्टेजेस को लेकर के उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर या फीचर्स डिस्क्राइब किए हैं। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है
किस स्टेज में बच्चा मानने लगता है, सपोज जैसे हम मैथ जब सॉल्व करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, ये क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त चिंतन, कॉन्क्रीट नहीं, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लगाना हम शुरू कर देते हैं। तो ये किस स्टेज की विशेषता है, ये है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की। अगर आपने जीन पियाजे से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या क्या है। सिंबल फॉर सिंबल किस एज में हो गया ये हमारा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल, चौथी स्टेज। तो हमारे दो ऑप्शन हो गए। दूसरा बात का इनेबल द चिल्ड्रन टू लर्न, ये हम सपोज एक्स, लेट द नंबर, माना कि इस संज्ञा एक्स है, ये किस में है, कंजर्वेशन सीरिएशन में है या अलजेब्रा कैलकुलस में यूज करते हैं, अलजेब्रा कैलकुलस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। मूर्त संख्यात्मक ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के लिए है। Alok shows the following behaviors: holds head in an awkward position when reading, squinting and rubbing the eye frequently, redness and swelling of eyes, confusing letter. These can be symptoms of potential. आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है: पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं। बात हो रही आंखों की, जब बात आंखों की होगी तो अब ऑप्शन देखते हैं। विजुअल प्रॉब्लम, दृष्टि संबंधी समस्याएं, ये सारी समस्याएं किसके लक्षण है, दृष्टि संबंधी या विजुअल प्रॉब्लम है। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन प्रॉब्लम है, जब बोलने में प्रॉब्लम हो, जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जो हमारे बिहेवियर को लेकर के है, हमारे अटेंशन स्पैन को लेकर के है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी हमारे लैंग्वेज या बोलने से रिलेटेड है। सो आंखों की बात होगी तो विजुअल प्रॉब्लम। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन की बेस्ट ट्रिक है, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे सही है कि नहीं, इंडिविजुअली अलग अलग। अगर दोनों सही है फिर दोनों के बीच में हम ऐड करेंगे बिकॉज या क्योंकि, और उसके बेस पे दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अगर सेटिस्फाई है, एक्सप्लेन करता है तो सही है, नहीं तो ठीक है। चलिए देखते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, adaptation should be made in learning goals, pedagogical strategies, as well as assessment. The philosophy of inclusion advocates elimination of all individual differences through pedagogical approaches and assessment. एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्तिगत मतभेदों को आपस में समाप्त करने की वकालत करता है, बताइए। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। सही बात है, आकलन में अनुकूलन होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब ही है डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक साथ एक ही क्लासरूम में डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन के सहारे पढ़ाना, सिखाना, और डाइवर्सिटी एज ए टूल यूज करना है हमें, ठीक है। स्टेटमेंट हमारा पहला सही असर्शन। रीजन कह रहा है इंक्लूजन की फिलॉसफी कहती है कि हमें एलिमिनेट करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, नहीं, हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एलिमिनेट नहीं करना है बल्कि एकोमोडेट करना है, अनुकूल करना है, उसको समायोजित करना है, ना कि एलिमिनेट, समाप्त नहीं करना है। तो हमारा आर गलत होता है, तो हमारा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहां इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसा ट्रैप आएगा, आपको लगेगा कि हाँ समावेशी शिक्षा का मतलब है, सही बात तो है, व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करना है, लेकिन नहीं, समाप्त करने की बात कहीं भी एनईपी एनसीएफ कोई नहीं करता है इंक्लूसिव क्लासरूम में। उनका मतलब हमें उसको भी सेलिब्रेट करना है, उसको भी रिस्पेक्ट करना है। इंडिविजुअल डिफरेंस होने के बावजूद सब एक साथ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, एलिमिनेट की बात कहीं नहीं कही गई है। चलिए, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि, बताइए। देखिए बात हो रही है पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो एक कलेक्शन होता है बच्चे के ओवरऑल का, या यूं समझिए जैसे कि आप जानते होंगे अगर आप मॉडलिंग करने जाते हैं तो पोर्टफोलियो आप बनवाते हैं, उसमें पिक्चर्स होती है डिफरेंट, तो ऐसे ही पोर्टफोलियो क्या होता है, एक कलेक्शन होता है ओवरऑल है कैसा बच्चा, उसके बिहेवियर, उसके कंडक्ट, उसके स्किल, उसके चैलेंजेस, सब कुछ उसमें मेंशन होता है, ये होता है हमारा पोर्टफोलियो।
अब बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो की, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है दे इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, वह मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि छात्रों का मूल्यांकन होना है तो छात्र तो शामिल होंगे ही। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। दे ऑफर इंसाइट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर अपने पर्सनल ओपिनियन व्हाटएवर कि बिहेवियर के बेस पे क्या ऑब्जर्व किया ये भी मेंशन किया जाता है। दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, लर्निंग एक प्रोसेस है, और जब बात हो रही है प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो मतलब एक प्रोसेस की बात करनी है, फाइनल प्रोडक्ट की नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी नहीं होगा। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते, बिल्कुल सही है। आप सबूत पेश करेंगे तभी तो उतना ही सॉलिड पॉइंट होगा। तो हमारा ए बी डी किसमें है? ए बी सी ए डी नहीं, ए बी सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है। A teacher notices that one of her students is highly distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategies would is an effective strategy in helping the student stay focused? शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? बताइए। चलिए देखते हैं। ध्यान देगा, क्लास में अटेंशन होना बहुत जरूरी है, और डिस्ट्रैक्शन ये बहुत बेसिक है। कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, किसी कॉल आ गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बात करते करते आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को हमें कंट्रोल करना है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास, कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, ये डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं करेगा बल्कि और मोनोटोनस कर देगा, बच्चा डरने लगेगा। नहीं, ऑप्शन 1 नहीं। स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज दियर अटेंशन स्पैन, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहने से नहीं होती थी। हमें बच्चों की हेल्प करनी, यानी फैसिलिटेटर हैं, अथॉरिटेटिव नहीं बनना है टीचर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत होता है। गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत अच्छा। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, एकदम सही बात है। देखिए, आप अगर बच्चे को कोई टास्क देते हैं कि आपको ये टास्क 10 मिनट में करना है, बच्चा उस टास्क को करेगा, पूरा फोकस होकर के 10 मिनट में वो टास्क खत्म करेगा। तो ऐसे जब आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे ड्यूरेशन, उसका फोकस बढ़ता जाएगा और डिस्ट्रैक्ट कम होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, माता पिता को बुलाकर छात्र खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, इससे क्या होगा? हमें बच्चे की हेल्प करनी है, बच्चा लर्न करना चाहता है, कंस्ट्रक्ट करना है। उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, वो किसी इश्यू को फेस कर रहा है, तो उसमें क्या उसको हेल्प करनी, कैसे वो ओवरकम करे। शिकायत करना, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, इन चीजों को एनईपी एनसीएफ कोई भी एंटरटेन नहीं करता। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। असर्शन रीजन फिर से सेम ट्रिक। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। छात्र छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव हो और वो मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। रीजन, इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बताइए। देखिए समझिए, हम भी हैं, हम आप भी अपने स्कूल से आज बाहर हैं, आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें भी अपने स्कूल की याद आती होगी, छोटी-छोटी जो मेमोरीज हमने बनाई है। तो भावनात्मक ये इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए स्कूल से। जितना हम इमोशनली अटैच होते हैं, उतनी ही बार उस जगह जाने की हमारी इच्छा होती है। तो अगर स्कूल से अटैचमेंट है हमारा इमोशनल, तो मैटर करेगा। अगर हमें फील होता है कि स्कूल के लिए हम मैटर करते हैं, जो टीचर हमें प्रेज़ करते हैं, उनके सब्जेक्ट में हम बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सो इमोशनल अटैचमेंट मैटर करता है। ओके, तो असर्शन तो हमारा सही है। रीजन कह रहे भावनाएं, इमोशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, बिल्कुल सही। इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस सब्जेक्ट के टीचर से हमारा इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होता है, उस सब्जेक्ट में हमारे स्कोर भी अच्छे होते हैं, उस सब्जेक्ट को हम इजिली सीखते भी हैं। सो दोनों सही है। एक साथ पाएंगे, अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव हो और उन्हें पता हो कि हम मायने रखते हैं, क्योंकि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सो हमारा दोनों से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ध्यान दीजिए, बच्चे को अपनापन फील होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। जितना लगाव होगा उतना ज्यादा सीखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी?
कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? बताइए। चलिए उससे पहले समझते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट बात क्या करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट जैसे कि जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ये मानते हैं कि बच्चे जो हैं एक्टिव लर्नर हैं। जीन पियाजे सीधा कहते हैं कि चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट, वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, मतलब वो खुद से नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। दोनों के वाइगोत्स्की और पियाजे डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन दोनों ये मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं। बच्चे टैबुला रासा नहीं है, ब्लैंक स्लेट नहीं है। बच्चों खुद से सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, बेटर करते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। टीचर शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू स्टूडेंट। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। इसमें कंस्ट्रक्शन की कहां बात कही गई? चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन पहला गलत है। लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट रिसीव करेक्ट आंसर एंड फीडबैक फ्रॉम द टीचर। टीचर से करेक्ट आंसर आ गया, फीडबैक में, इसमें लर्निंग कहां हुई? कहीं कंस्ट्रक्ट किया बच्चे ने? ये तो फीडबैक हो गया, इसमें कंस्ट्रक्ट नहीं, ये तो नॉलेज पोर कर दी गई है। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। एकदम सही बात है। छात्र जब वातावरण में जाते हैं, पर्यावरण में, खुद से काम करते हैं, उससे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। लर्निंग इज प्राइमरली अ पैसिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रिसीविंग एंड मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। बिल्कुल नहीं, आप कहीं भी मेमोराइजिंग वर्ड देखें, पैसिव लिसनर, तो इन वर्ड्स को अवॉइड करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 याद रखें, बच्चे एक्टिव लर्नर है। नेक्स्ट, assertion region. The less able a child is to do a task, the more direction the teacher should give, and as the child can do more, the teacher should help less and less. एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग आईक्यू। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। बताइए। देखिए, वाइगोत्स्की बात करते हैं स्कैप फोल्डिंग की। स्कैप फोल्डिंग का क्या मतलब है? टेम्परेरी सपोर्ट, जिससे बच्चा अपने एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट को पा सके। तो ध्यान दीजिए, पहला हमारा स्टेटमेंट कह रहा है किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक उतने ही अधिक संकेत देते हैं। संकेत का मतलब हिंट देना और इशारे देना, और जैसे जैसे बच्चा अत्यधिक कार्य अधिक करने लगता है, हमें क्या करना है? सपोर्ट कम करते जाना है। शुरू में ज्यादा सपोर्ट देना है ताकि बच्चा प्रोसेस में आगे बढ़ सके, और जैसे वो खुद से आगे बढ़ने लगता है, हमें सपोर्ट कम करते जाना। ये क्या है? स्कैप फोल्डिंग है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही बच्चे नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग आईक्यू। बिल्कुल सही। बुद्धि को सिर्फ बुद्धि लब्धि क्या है? एक नंबर है, सिर्फ उससे आप नहीं डिसाइड करते सकते हैं इंटेलिजेंस किस लेवल की है बच्चे में। सही बात है ये भी। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट का कोई कनेक्शन है? एक में बात हो रही नॉलेज कंस्ट्रक्शन की, स्कैप फोल्डिंग की, दूसरे में बात हो रही आईक्यू की। सो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो हम कह सकते हैं बोथ ए आर ट्रू बट और इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। Which of the following characterize the process of socialization? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? बताइए। चलिए उससे पहले, अगर आपने सोशलाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिएगा। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। पहले ये समझिए, एरिस्टोटल कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है। तो समाज के कुछ कायदे कानून नियम होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है और समाज को एक बेहतर बनाना है। तो सबसे पहले समाज में हमारा कहां शुरू होता है? फैमिली से। ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते एक दिन हम एडल्ट होते हैं और हम खुद का एक समाज डेवलप करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या कैरेक्टराइज करता है। इट इज अ लीनियर प्रोसेस। यह एक रेखीय प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। समाज रेखीय प्रक्रिया नहीं है। इसमें फैमिली भी आती है, नेबरहुड भी आता है, स्कूल भी आता है, सोसाइटी आती है, हमारा वर्क प्लेस आता है, मीडिया आता है, रिलीजन आता है, कम्युनिटी आती है। तो लीनियर प्रोसेस नहीं है। हम बहुत से डायरेक्शन से सीखते हैं, बहुत से एजेंट से सीखते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिल्कुल सही, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। बिल्कुल सही है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है।
कितने सारे एजेंट हैं, फैमिली है, नेबरहुड है, स्कूल है, पब्लिक प्लेसेस है, मीडिया है। आजकल इंस्टाग्राम से लोग सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं, क्या मल्टी डायमेंशनल है। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। हर एक संस्कृति के अपने रूल्स हैं, अपने अपना सोसाइटी है, तो डिफरेंट डिफरेंट संस्कृति में यूनिक है। सो हमारा बी सी डी, ए भी गलत है, बी सी गलत है, बी सी डी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। There is no objectively definable moment when a child enters middle childhood or adolescence. कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। रीजन है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। बताइए, चलिए देखते हैं। ये तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, देख लीजिएगा। पहले बात कर रहा है कि कोई एक निश्चित क्षण नहीं होता है जब मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, सब क्या अप्रोक्सीमेट है। बात एकदम सही है। ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्लियरली स्टेट करता है। आप फिक्स नहीं कर देते हैं कि आज 12 अगस्त से, आज 16 अगस्त से आप मिडिल चाइल्डहुड से एडोलसेंस में चले जाएंगे, शिफ्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं, तो हमारा असर्शन सही है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, प्रकृति में निरंतर होता, बिल्कुल सही। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जन्म से लेकर के मरण तक, वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक हमारा क्या डेवलपमेंट होता रहता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है उसका कोई निश्चित क्षण नहीं होता, क्योंकि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। बिल्कुल सही बात है। सो दोनों हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। An elementary school teacher can strongly influence students' development of academic self-concept by, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। बताइए, पहला ऑप्शन है कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखनी है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं रहना है किसी भी हाल में। पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, अगर आप ऑटोनॉमी और इनिशिएटिव को पनिश करेंगे तो बच्चे में सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होगा, बच्चा कुछ नया करेगा ही नहीं। तो हमें पनिश नहीं करना, हमें रिवॉर्ड करना है, हमें प्रेज करना है उसकी ऑटोनॉमी और इनिशिएटिव को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। अगर बच्चा कुछ इनिशिएट करता है, कुछ अपने से करता है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज, अगर हम उसको प्रेज करेंगे तो उससे क्या, उसको पुश मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो और बेहतर करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, रिवॉर्ड करना है। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं, हमें डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है बच्चों को, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, सीटेड में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपको फाइंड करने हैं, अगर नेगेटिव वर्ड है तो आपको इग्नोर करना है, कट करना है वो ऑप्शन। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है और ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चों, चाइल्ड सेंटर्ड होकर के ही सोचना है। चलिए ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।